हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। आज हम फ्रिक्शन चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे वर्ड टू वर्ड। फ्रिक्शन हिंदी में से हम घर्षण कहते हैं। मीन्स आपस में रगड़ने के कारण जो फोर्स उत्पन्न होता है दैट वन इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स। इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान के द्वारा दी गई बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां हैं, जिनमें से एक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब फ्रिक्शन क्या एक दोस्त है हमारा या हमारा दुश्मन है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन जरूर निकालेंगे। नाउ यू माइट हैव सीन ए ड्राइवर ऑफ ए कार और ए ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट ए ट्रैफिक सिग्नल। आपने देखा होगा ड्राइवर को कार या ट्रक के जो अपनी गाड़ी को धीरे कर लेता है ट्रैफिक सिग्नल्स के पास जाके। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slow down when brakes are applied? Not. Only vehicles, any objects moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally it stops. Means कहने का मतलब ये है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को रोकते हैं या वो रुकता है, उस समय उसके ऊपर लगने वाला कोई भी फोर्स कम रह जाता है एक रोकने वाले फ्रिक्शन फोर्स की बजाय। फाइनली इट स्टॉप्स, और वो रुक जाती है चीज। हैव यू नॉट सीन a moving ball on the ground stopping after some time? Why do we slip when we step on a banana peel? जब भी हम केले के छिलके के ऊपर अपना पैर रखते हैं तो हम स्लिप यानी कि फिसल जाते हैं। Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? क्यों चलना मुश्किल होता है जब भी कोई फिसलने वाला सरफेस हो, स्मूथ चिकना, वेट गीला सरफेस हो, तो हमें चलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दोनों ही केसेस इसमें दिखाए गए हैं। अ बॉय फॉल्स डाउन व्हेन द स्टेप ऑन ए बनाना पील। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इनके आंसर्स के बारे में। 12.1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्टिविटी 12.1 के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। जेंटली पुश ए बुक ऑन ए टेबल। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर सम मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। डज द बुक स्टॉप्स दिस टाइम? 2. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? कैन वी से that a force must be acting on the book opposing its motion? This force is called force of friction. Means ये आपको कहते हैं, एक बुक एक टेबल पे रखी है, उसको हम हल्के से अपने हाथ से थोड़ा सा पुश करते हैं तो वो पुश होके कुछ दूरी पे जाके रुक जाती है। इसका मतलब है कि कोई अलग एक फोर्स है जो हमारे पुशिंग वाले फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है और अल्टीमेटली जीरो कर देता है, जिससे वो बुक रुक जाती है। तो दैट वन इज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिगर 12.2 ए बी। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशंस बिटवीन द सरफेसेस ऑफ बुक एंड द टेबल। नेक्स्ट, you saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. Means
ऑलवेज अपोजिज द मोशन ऑफ द बुक, बुक का जो बुक की मोशन है उसका अपोज करेगा, ये मीन्स विरोध करेगा। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज द अप्लाइड फोर्स, और ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये हमेशा जो अप्लाई किया जाता है फोर्स उसका अपोज करता है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल, टेबल की सरफेस और बुक की सरफेस के बीच में ये लाई करता है, लगता है। इज दिस फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस? लेट अस फाइंड। हम अब जानेंगे कि क्या फ्रिक्शन का फोर्स सभी सरफेसेस के लिए एक जैसा है, जैसा कि इसने क्वेश्चन भी पूछा है। नेक्स्ट, डज इट डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस? क्या ये निर्भर करता है सरफेस की स्मूथनेस के ऊपर? तो इनके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ 12.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में। एक्टिविटी 12.2 टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक, पुल द ब्रिक by a spring balance. You need to apply some force. Note down the reading on the spring balance when the brick just begins to move. It gives you a measure of the force of friction between the surfaces of the bricks and the floor. आप देख सकते हैं इस प्रकार से 12.3 a bricks is being pulled by spring balance. Now wrap a piece of polythene around the brick and repeat this activity. Do you observe any difference in the reading of the spring balance in the above two cases? What might be the reason? Means spring balance जैसे ही हम ईंट को पोलोथीन के अंदर रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं पॉलीथीन उसके ऊपर, तो उसके बाद क्या स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो कम रहेगी और वो ईजिली क्या है पुल हो जाएगी, खींच लेंगे हम उसे आसानी से। सो स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ए coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. This is the spring balance. आपने देखा होगा आपके घरों पे भी इसको यूज किया जा सकता है और करते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट एक्टिविटी 12.3 मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर ऑन ए टेबल। यू मे यूज ए वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। पुट ए मार्क विद ए पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। नाउ लेट ए पेंसिल सेल मूव ड्रॉन down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. 12.4b. So इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे इस ए फिगर में दे रखा है कि इस सेल को हम मार्क ए पे रख के और छोड़ देते हैं तो ये कहाँ जाके रुकता है। इसी प्रकार से हम किसी दूसरी चीज़ को, मान लो क्लोथ है, तो जो पहली सतह है वो स्मूथ है और दूसरी सतह जो इसकी है, दूसरा जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ है, तो इसमें सेम मार्क ए से ही इसको सेल को हम दोबारा से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा नज़दीक जाके रुकता है उससे। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ ए सैंड ओवर द टेबल। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट दिस द एक्टिविटी।
अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे क्लॉथ के साथ किया, पहले बिना क्लॉथ के किया था, अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। जैसे मिट्टी से सेम स्लोप से हम सेल को ड्रॉन करेंगे, छोड़ेंगे, फॉल करेंगे, तो ये सेल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नीचे आएगा और रुक जाएगा बहुत नज़दीक। तो मिट्टी वाली जो सरफेस है, सोयल वाली जो सरफेस है, वो ज़्यादा रफ होने की वजह से हमारा जो सेल है वो जल्दी ही रुक जाएगा। इन विच केसेस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम? वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम? क्यों अलग अलग आती है? ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस इट रिजल्ट। खोजो इसके हल को और किस प्रकार से ये सॉल्व हो सकता है। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स? क्या यहां पर जो डिस्टेंस कवर्ड है सेल की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस पे? यस। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट? बिल्कुल। फ्रिक्शन इज काज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आने वाली यानी कि आपस में रगड़े जाने वाली दो सरफेस की सतह के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं, उनके बीच में लगने वाला यानी कि उन इरेगुलरिटीज को ब्रेक आउट करने वाला जो फोर्स है, दैट वन इज द फ्रिक्शन का फोर्स। वो ब्रेकआउट होती हैं, तो ब्रेकआउट होने के लिए जितना फोर्स उसमें यूटिलाइज हो जाता है, अगर वो फोर्स ज़्यादा हुआ उनको ब्रेकआउट करने वाला, तो हम किसी भी सतह के ऊपर दूसरी सतह के ऊपर नहीं चल पाएंगे। वो कम हुआ तो हम इजीली चल पाएंगे, फिसल पाएंगे, स्लिप कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। इवन दो सर्फेसिस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। हमें मैक्सिमम सरफेस दिखती हैं कि बहुत स्मूथ होंगी, लेकिन उनके बीच में छोटी छोटी इरेगुलरिटीज, गड्ढे होते हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप या फिर जो हमें लेंस के द्वारा दिखाई पड़ते हैं। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर, एक दूसरे को लॉक कर लेती हैं दोनों चीज़ें। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। अभी मैंने जो बताया था, इंटरलॉकिंग एक वर्ड आया इसमें, ये एक्चुअल में है क्या? जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं। किस प्रकार से? ये इसके ऊपर ये दूसरी सतह, तो ये इसके बीच में फंस गई, ये इधर। तो इस प्रकार से क्या है, जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो इंटरलॉकिंग के रूप में हमारे सामने आती हैं, अगर हम उसे लेंस के द्वारा देखें तो। ऑन रफ सरफेसिस there are a larger number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved। यह आप देख सकते हैं एक डायग्राम में, फिगर 12.5, irregularities, these are the this is the surface of book and this is the surface of टेबल की सरफेस और बुक की सरफेस, दोनों के बीच में ये लगने वाला, ये जो इरेगुलरिटीज़ आपको नज़र आती हैं, ये वाली इरेगुलरिटीज़ जो आपको नज़र आती हैं, ये एक दूसरे के अंदर इंटरलॉकिंग करके फंस जाती हैं, जिसके कारण एक फ्रिक्शन का फोर्स इनके बीच में उत्पन्न होता है और जो कि जल्दी से ब्रेकआउट नहीं होता। वी सी दैट द फ्रिक्शन इज काज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेसिस। इट इज़ ऑब्वियस that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder। अगर दो सरफेस जो हमारे पास हैं जिनके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, उनको अगर अच्छी तरह से और ज़्यादा प्रेस कर दिया जाए तो ये फ्रिक्शन का फोर्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नाउ यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग ए मैट व्हेन nobody is sitting on it and when a person is sitting on it। मीन्स हमारे पास यहाँ तो नहीं है, लेकिन डायग्राम में नहीं दिखाया गया, लेकिन जब भी हम एक मैट को खींचते हैं, पुल करते हैं, जब उस पर कोई ना बैठा हो तब खींचते हैं,
आसानी से खींच जाता है। अगर उसके ऊपर कोई बैठा हो तो बहुत मुश्किल होता है खींचना, किसी में ज़्यादा ही ताकत है तो खींच सकता है, अदरवाइज नहीं खींचेगा वो। तो इट मीन्स क्या है, जब भी इन दोनों सरफेस के बीच में प्रेस किया जाएगा, इसको दोनों सरफेस को प्रेस किया जाएगा तो ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिस प्रकार से आप देखते हैं फिगर 12.6 में। यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग। जब भी बॉक्स को हम पुश करेंगे, इसको ऊपर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स लगाना पड़ता है। जब थोड़ा सा नीचे से करेंगे तो फोर्स क्या होता है, अप्लाई करने वाला फोर्स कम हो जाता है। बट जब भी इसके ऊपर कोई और बैठ जाएगा तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसके अंदर फ्रिक्शन का फोर्स होगा जिसे हम हिला नहीं पाएंगे। रिकॉल योर एक्सपीरियंसेस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिगर 12.6। इफ यू हैव नो such experiences, get that experiences now. What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? Means जब ये रेस्ट में होता है बॉक्स तब इसको मूव करना आसान होता है, या फिर मूविंग में होता है तो इसको मूव करना आसान होता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज ए मेजर ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे हम इसको रेस्ट से चलाते हैं तो दैट वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ए मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मीन्स पहले से ही फिसलते हुए किसी बॉक्स को हम और ज़्यादा उसको पुश करें तो क्या होगा, वो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो कम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इट इज इन द मोशन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेसेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। मीन्स उसको समय ही नहीं मिल पाता कि वो इंटरलॉकिंग हो सकें दो सरफेस आपस में। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा कम रहता है। एंड यू फाइंड इट समवट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन इट टू गेट इट स्टार्टेड। नाउ 12.3 फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल। मीन्स ये बहुत जरूरी इविल है। Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a cooler, earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? क्या इसको तब भी पकड़ पाना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा जब इसके आउटर सरफेस पे ऑयल लगा हो, अर्थन पॉट के, घड़े के, हिंदी में हम घड़ा बोलते हैं उसको, पानी का घड़ा। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम किसी चीज़ को होल्ड कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल, क्योंकि सरफेस की इरेगुलरिटीज़ के साथ जो हमारे हाथ की इरेगुलरिटीज़ हैं वो इंटरलॉकिंग अगर हो जाती हैं तो उसके बाद उसको ब्रेकआउट करना मुश्किल होता है। तो रिकॉल आल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रक और वेट मार्बल फ्लोर। कैन यू इमेजिन being able to walk at all if there were no friction? मीन्स अगर एक ट्रक मड्डी वाटर या मड्डी में फंस जाए, गारा में फंस जाए, तो क्या वो आसानी से निकल पाएगा? अगर वहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं निकल पाएगा, वहीं के वहीं क्या करता रहेगा, वो स्लिप करता रहेगा। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। और हम लिख भी नहीं पाएंगे, अगर बिल्कुल स्मूथ सतह है तो हम नहीं लिख पाएंगे उस सतह पे।
क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हमारी राइटिंग साफ सुथरी और अच्छी आती है। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particle which stick to it. Means जब भी टीचर कहीं बोर्ड पे लिखता है, कुछ भी लिखता है, मान लो टिक ही लगाता है, तो वो तब लगा पाएगा जब सरफेस पूरी क्या होगी, खुरदरी रहेगी। क्योंकि जो चौक के पार्टिकल हैं उसकी इंटरलॉकिंग के बीच में फंस जाते हैं, जिससे क्या हमें दिखाई देता है कि चौक कहाँ चला है। 12.7 में दिखाया गया ए नेल इज फिक्स्ड इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ, अगर हम कोई भी नेल कील दीवार पे लगाएं, अंदर लगाएं, उसके अंदर हथौड़ी से इंसर्ट करें उसके अंदर, तो वो तभी टिकेगी जब वहां पर फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज वो बाहर आ जाएगी दूसरे ही क्षण। द ब्लैक बोर्ड, कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड? क्या आप सोच सकते हैं अगर वहां पर किसी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन हैड देयर बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। अगर ऑटोमोबाइल्स के टायर्स में और रोड के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स ना हो तो क्या वो वहाँ पर चल पाएंगे? सोच के देखें जरा। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ना तो वो चल पाएंगे, ना रुक पाएंगे, ना वो अपनी डायरेक्शन बदल पाएंगे। यू कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, बिना फ्रिक्शन के कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिगर 12.8 में आपको कुछ भी दिखाया गया, और भी दिखाया गया, कुछ और भी आपके सामने पेश किया गया है कि आपने देखा होगा हमारे जो शूज़ होते हैं उनके सोल्स फट जाते हैं, टीयर वियर हो जाते हैं। सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। लेकिन हम चल तो पाते हैं आराम से फ्रिक्शन के कारण, बट जो हमारे शूज़ होते हैं वो टीयर और वियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा दबाव, जो सारी इरेगुलरिटीज़ हैं वो हमारे शूज़ की विद रोड क्रश होती रहती हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इवल टू, और दूसरी तरफ ये हमारा शत्रु भी है। इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, ball bearings or soles of shoe. You must have seen worn out steps of foot over bridge at railway stations. देखा होगा आपने। नेक्स्ट जो स्टेप्स होती हैं तो वो क्या होती हैं, थोड़ी सी ख़राब होती चली जाती हैं धीरे धीरे। वो सीढ़ियाँ जो होती हैं, जो ब्रिज की सीढ़ियाँ होती हैं, तो ये सारा कुछ फ्रिक्शन के कारण है। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, और जब भी दो सतह के बीच में इरेगुलरिटीज ब्रेकआउट होती हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने के कारण भी बहुत सारे नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अपने हाथ को, यानी कि ये कह रहा है यू रब योर पाम टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स। आप अपनी हथेली, दोनों हथेलियों को लें और आपस में रगड़ें थोड़ी देर के लिए, तो आप महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि वहाँ पर हॉटनेस, गर्मी पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेज फायर। जब भी आप मैच स्टिक की जो तिल्ली होती है, मैच स्टिक खुद ही एक तिल्ली जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, मैच स्टिक को अगर हम रब करें रफ सरफेस के साथ तो उसके आगे लगा हुआ जो भी बारूद टाइप है उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाता है और वो कैच कर लेता है फायर को। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ ए मिक्सचर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज रन। एक मिक्सचर का जो जार है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जब वो रन करता है। तो इस प्रकार से आप अपनी हथेलियाँ रब कर सकते हैं
रबिंग ऑफ योर पाम मेक्स यूर फील वार्म। नेक्स्ट, मैच स्टिक्स को इस प्रकार से आप क्या करें, रब करें, तो ये स्टार्ट में क्या हो जाएगी, साथ में क्या हो जाएगी, गर्म हो गया, यानी कि इस मैच स्टिक को इसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा, जिसके कारण ये क्या है, जल उठेगी, लाइटेड हो जाएगी। यू कैन cited various other examples in which friction produces heat. In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. Means जब भी कोई मशीन कार्य करती है तो उसके कार्य करने के दौरान जब उसमें रबिंग होती है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, तो मशीन की बहुत सारी जो एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ हीट प्रोड्यूस करने में, यानी कि फ्रिक्शन के कारण वेस्ट हो जाती है। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो इन जगहों पे हम फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मशीन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है तो वो मशीन हमारी ख़राब हो जाती है। तो नाउ 12.4 इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है और फ्रिक्शन को घटाया जा सकता है। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजरेबल इन सम सिचुएशंस। नाउ हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड? इट इज डन टू provide the shoe better grip on the floor. मीन्स जितनी अच्छी ग्रिप रहेगी फ्लोर के साथ उतना ही अच्छे से हम लोग चल पाएंगे, अपनी डायरेक्शन बदल पाएंगे, so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of car, trucks and bulldozers provides better grip with the ground. These are the treads. Means ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, these are the treads. इनकी जितनी ज़्यादा बेटर ग्रिप रहेगी ग्राउंड के साथ, सड़क के साथ, उतना ही आसानी से हम लोग चल पाते हैं। बट ये घिस जाते हैं, ये एक नुकसान है। सोल्स ऑफ शू एंड टायर्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए दोनों चीज़ें होती हैं। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स। हम बढ़ा सकते हैं अपने ब्रेक वगैरह लगाकर किसी भी बाइसिकल और ऑटोमोबाइल के अंदर, तो ब्रेक सिस्टम के द्वारा भी हम लोग क्या हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। When you are riding a bicycle, the brake pad do not touch the wheel. Wheel को टच नहीं कर सकते। But when you press the brake lever, these pad arrested the motion of the rim due to friction. और जैसे आप इन पैड्स को प्रेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, रिम को जकड़ लेते हैं और उसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और वो द व्हील स्टॉप्स मूविंग, चलता हुआ व्हील रुक जाता है। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद द सोयल फॉर ए बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट। मीन्स अपने अपोनेंट को पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कबड्डी के प्लेयर, अपने हाथ में मिट्टी लगाते हैं जिससे कि उनकी ग्रिप अच्छी बनी रहे। जिमनास्ट अप्लाइज सम coarses substance on their hands to increase friction for better grip. जिमनास्ट आप समझते हैं जो अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाते हैं, अलग अलग तरह के अपने शरीर के पोस्चर्स बनाते हैं और स्टिल रखते हैं, तो वो क्या हैं, जिमनास्ट होते हैं जो क्या करते हैं, एक कोर्सिव पाउडर को यूज़ करते हैं जो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है। In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. कुछ सिचुएशंस में फ्रिक्शन बिना बुलाया मेहमान होता है, मतलब बिना इच्छा के आता है। वहाँ पर हम नहीं चाहते कि क्या है,
फ्रिक्शन हो। जैसे वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड पे क्यों गिराते हैं, नोटिस किया कभी? यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर poured ऑन द हिंग्स ऑफ ए डोर, डोर के जो कब्जे होते हैं उन पे हम तेल क्यों गेरते हैं? द डोर्स मूव स्मूथली, ताकि डोर स्मूथली वर्क कर सके, ची चाँ कुछ ना करे। ए बाइसाइकिल एंड ए मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स, मशीन्स के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में ग्रीस का यूज करते हैं, वो भी स्मूथ वर्क करे, दैट इज वाई ही यूज द ग्रीस। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप 12.12 पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग गेरते हैं। नाउ फ्रिक्शन व्हेन ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन ए थिन लेयर इज formed there and moving surface do not directly rub against each other, मीन्स जब हम ऑयल ग्रीस ग्रेफाइट अप्लाई करते हैं किसी भी दो सरफेसिस के बीच में, तो वो डायरेक्टली सरफेसिस आपस में नहीं रगड़ी जाती, जो बीच में लिक्विड या ग्रीस या ग्रेफाइट होता है वो उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवा देता है, दैट इज वाई वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट, इंटरलॉकिंग हो नहीं पाती इरेगुलरिटीज के बीच में, अवॉइड करता है उसको। नाउ मूवमेंट बिकम स्मूथ, और उसके बाद क्या है, जो उनके बीच में मूवमेंट होती है वो स्मूथली आराम से कंप्लीट हो जाती है। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स वर्ड आया एक बहुत अच्छा। तो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जो ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट, कुछ मशीनों में ऑयल्स को लुब्रिकेंट के रूप में नहीं यूज करते। एन एयर cushion between the moving parts is used to reduce friction, ये आप देख सकते हैं दो सतह हैं, दो सरफेसिस हैं, एक एक और दो, इनके बीच में हम क्या डाल देते हैं, लुब्रिकेंट। क्या डाला हुआ है, लुब्रिकेंट। अब ये दोनों की दोनों सतह एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर जाती हैं, आप देख सकते हैं इस एरिया में लुब्रिकेंट भरा हुआ है, तो ये एक दूसरे को स्लाइड करवा देता है ईजिली। तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर हीट प्रोड्यूशन नहीं होगी, और हीट प्रोडक्शन के कारण हमारा नुकसान नहीं होगा। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर, फ्रिक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता, और सरफेस के बीच में कोई भी स्मूथनेस, अगर हम देखें भी स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, तब भी वहाँ पर अगर हम अच्छे से उसको बड़े बड़े लेंसेज से देखेंगे तो इरेगुलरिटीज़ हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। नाउ 12.5 व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शंस, पहिए, गोल गोल घूमने वाले जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैच्ड एंड अदर पीसीस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स, आपने देखा होगा अटैचीज जो होती हैं और लगेज जो होता है, इसके नीचे आपने पहिए जरूर देखे होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 12.14 में रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। जब भी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रोल करती है तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। इवन ए चाइल्ड कैन पुल सच पीसीज ऑफ लगेज, वाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। क्यों ऐसा होता है कि वो ईजिली कैरी आउट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चा ईजिली कैरी आउट कर रहा है इतने बड़े लगेज को। नेक्स्ट 12.4 टेक ए फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, place them parallel to each other on a table, place a
thick book over it. Now push the book. You observe the pencil rolling as the book moves. Do you feel it easier to move the book in this way than to slide it? Do you think that resistance to the motion of the book हैज़ बीन रिड्यूस? आप देख सकते हैं 12.15 के अंदर किस प्रकार से पेंसिल्स के ऊपर बुक को रख के ईजिली स्लाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो पेंसिल्स हैं वो रोल होती हैं, तो यहाँ पर रोलिंग जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, हमेशा बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मीन्स जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रोल करती है फिर भी वो रुक जाती है कुछ दूरी पे जाके, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। दैट वन इज द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन मीन्स जब भी कोई चीज़ रोल करती है दैट वन इज रिड्यूस द फ्रिक्शन। इट ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। मीन्स एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जब भी रोल करेगी तो वो आसानी से स्लाइड कर सकती है, फिसल सकती है। दैट इज द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स। रोलर्स जो लगे होते हैं जिस लगेज में, उसको खींचना आसान होता है एज कंपेयर टू दूसरी और चीज़ों के। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड? किस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, इंसान के द्वारा बनाया गया रोलिंग। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी ये क्या होता है, बहुत कम होता है, कम फ्रिक्शन होता है। जैसे बॉल बेरिंग्स होते हैं, इनके हम इस अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, कुछ गोलियां टाइप गोल गोल स्फीयर्स वह आपस में सिर्फ क्या करते हैं, रोल करते हैं इसके अंदर, जिससे क्या है वो फ्रिक्शन लेस, मैक्सिमम फ्रिक्शन उसका रिड्यूस हो जाता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स। कॉमन एग्जाम्पल्स आर टू यूज बॉल बेरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसाइकिल्स। बाइसाइकिल्स में इन चीज़ों में यूज़ करते हैं हम लोग। जिस प्रकार से एक मोटर है वो मूव करती है, उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, हमेशा एक बॉल बेरिंग होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। दिस इज एन बॉल बेरिंग विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसको अपनी संरचना में लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही होंगी, इनके अंदर रोलिंग करने के लिए छोटी छोटी क्या हैं, छोटी छोटी इसके अंदर गोलियां भरी होती हैं जो कि स्टील की ही बनी होती हैं। मीन्स जिस चीज़ का बॉल बेरिंग बना होता है मटेरियल का, उसी की ये गोलियां बनी होती हैं। नाउ 12.6 फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? You know that air is very light and thin, yet it exerts frictional force on objects moving through it. जो इसके अंदर से मूव करते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एयर, जिसे हम फ्लूइड भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहने वाला एक सब्सटेंस है। दैट इज वाई वी विल कॉल दिस इज ए फ्लूइड। तो ये वेरी लाइट और थिन होती है, उसके बावजूद भी बहुत ज़बरदस्त फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होता है दूसरी बॉडीज़ पे जो इसमें चलती हैं। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज ए फ्लूइड्स। गैसेस और लिक्विड्स को हम साइंस के अंदर फ्लूइड बोलते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। और इनके फोर्स को हम क्या बोलते हैं? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। उसको हम ड्रैग भी कहते हैं। उसका मतलब अनदर नेम है ड्रैग, जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं। अनदर नेम इज ड्रैग। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्लूइड के मौजूदगी में दूसरी चीज़ों की जो स्पीड है उसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स डिपेंड करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट
एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के नेचर पे, मीन्स पानी में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, हवा में कम रहेगा, तो इस प्रकार से क्या है, जैसा नेचर होगा सब्सटेंस का उसके अकॉर्डिंग भी फ्लूइड फ्रिक्शन वेरी करता है, शेप के ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन वेरी करता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड they have to overcome friction acting on them. In this process they lose energy. मीन्स जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी फ्लूइड के अंदर से, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण, फ्लूइड के फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट में कर देता है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, सो द ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप। मीन्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए जो कार्य किए गए उनमें सबसे पहला था शेप्स को चेंज करना। मीन्स इनकी शेप कुछ ऐसी बनानी जिस पे क्या है, कम से कम फ्लूइड फ्रिक्शन लगे। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फ्रॉम दीज स्पेशल शेप्स? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स, बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल टाइम। मीन्स ये चीज़ें आप हमेशा क्या है, हवा में और पानी में चलती रहती हैं, बर्ड्स और फिशेस। देयर बॉडी मस्ट हैव evolved टू शेप्स विच वुड मेक दैम लूज एनर्जी, लेस एनर्जी इन द ओवरकमिंग फ्रिक्शंस। मीन्स आने वाले फ्रिक्शन के कारण ये अपनी कम से कम एनर्जी को क्या करते हैं, लेस एनर्जी को लूज कर पाते हैं। You read about these shapes in class 6th. Look carefully at the shape of an aeroplane. Do you find any similarities in its shape and that of a bird? In fact, all vehicles are designed to have shape which reduce fluid friction. सभी जितने vehicles हैं उन सब की जो shape है वो fluid friction को कम करने के लिए की जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, similarity in shapes of aeroplane and a bird. They both have streamlined shape which reduces the friction, which reduces the fluid friction. मीन्स एक streamlined जो शेप होती है वो आगे से थोड़ी सी पतली होती है, बीच में थोड़ी सी ब्रॉडर और लास्ट में फिर उसके बाद नैरो। तो इस प्रकार से क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन कम किया जा सकता है। नाउ आई होप ये लेसन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel Lionheart Keen Learner, or press bell icon for more updates. Okay, have a nice day to all of you.